हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुगिरी। आज हम 29th और 30th का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। Ahead of census, states asked to lock changes in boundaries. तो census is population counting of population. तो lock changes in boundaries before December 31st. तो सेंसस कंडक्ट करने के लिए बाउंड्रीज जो है ना वो चेंज नहीं कर सकते हैं, तो वो सेम रखनी होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर किसने बोला, ये रजिस्ट्रार जनरल लिखेंगे, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हैज इन्फॉर्म्ड स्टेट्स दैट फर्स्ट फेज ऑफ population census 2027 will begin on 1st April 2026। तो 1st April 2026 से पॉपुलेशन सेंसस का फर्स्ट फेज जो है वो बिगिन हो जाएगा। एंड व्हाट इज द फर्स्ट फेज? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट फेज को हम बार बार पढ़ रहे हैं। फर्स्ट फेज इज हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग शेड्यूल। House listing. The RGI has also informed the states that the administrative boundaries will be frozen by 31st December. ठीक है, RGI informed the states that administrative boundaries will be frozen by 31st December। तो बाउंड्रीज जो है ना वो चेंज नहीं हो सकती। जो डिस्ट्रिक्ट जिसके अंडर आ रहा है वो वैसे ही होगी। 31st दिसंबर को ये फ्रीज हो जाएंगी, बिकॉज फर्स्ट फेज ऑफ पॉपुलेशन सेंसस स्टार्ट हो जाएगा। एंड व्हाट इज द फर्स्ट फेज ऑफ पॉपुलेशन सेंसस? हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग शेड्यूल। हाउस को लिस्ट करेंगे और हाउसिंग शेड्यूल। एंड रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने ये बताया, RGI ने ये बताया है, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। इट विल बी ईयर सिंस 3 क्रिमिनल लॉज। तो न्यू क्रिमिनल लॉज आए, ठीक है। न्यू क्रिमिनल लॉज केम इनटू इन इफेक्ट। न्यू क्रिमिनल लॉज, ठीक है ना। तो न्यू क्रिमिनल लॉज जो हैं किसने किसको रिप्लेस किया ये हमें पता होना चाहिए। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। किसने किसको रिप्लेस किया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर IPC, दैट इज इंडियन पीनल कोड, वॉज रिप्लेस्ड बाय भारतीय न्याय संहिता, दैट इज BNS। उसके बाद कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, दैट इज CRPC, दैट इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट को किसने रिप्लेस किया? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो इनको कैसे याद रखना है? देखो, BNSS इज न्याय, ठीक है। IPC डिफाइन करता है, न्याय दिलाता है, ऑफेंसेस को डिफाइन करता है बेसिकली IPC। तो भारतीय न्याय संहिता, ठीक है ना। नागरिक सुरक्षा, CRPC प्रोसीजर बताता है कि भैया ऐसे ही अरेस्ट नहीं करना, तो नागरिक की सुरक्षा CRPC करता है, ये प्रोसीजर बताता है क्रिमिनल कोड का। एविडेंस, मैं अग्नि को साक्षी मानकर गीता के ऊपर हाथ रखकर साक्षी, तो इससे आप याद कर सकते हैं कि कौन सा किसका है, ठीक है ना। तो ये सारे लॉज जो हैं ये रिप्लेस हुए, न्यू लॉज आए, और न्यू लॉज के साथ न्यू सिस्टम्स भी आए, तो ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहला सिस्टम क्या आया? FIR आर रजिस्टर्ड। FIR जो है वो कहाँ पर रजिस्टर होते हैं? FIR रजिस्टर्ड थ्रू CCTNS से रजिस्टर होते हैं। CCTNS क्या है? क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स, ठीक है ना। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम आया है, जिसमें क्या है? FIR एक सिस्टम के थ्रू रजिस्टर हो रही है। 0 FIR हो रही है, आप कहीं पर भी FIR रजिस्टर कर सकते हैं,
ठीक है ना, जुरिस्डिक्शन का कोई लिमिट नहीं है। ऑफेंस अगर केरला में हुआ है, आप जाकर के दिल्ली में भी ऑफेंस को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो जुरिस्डिक्शनल लिमिट खत्म कर दी है 0 एफआईआर ने, ठीक है ना। और ये माइलस्टोन का क्रेडिट किसको जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, इन सब ने काम किया है। फिर द नेक्स्ट थिंग दैट हैज स्टार्टेड हैपनिंग इज ई सक्ष्या। नाउ व्हाट इज ई सक्ष्या? Developing a Sakshya is a mobile application. It is a mobile application to collect and preserve evidence in real time. This app has been developed by, किसने develop किया है? App developed by National Informatics Center, that is NIC, in consultation with MHA. Now what is MHA? Home Ministry. The NIC is also the nodal agency for the implementation of ICJS, which connects police through CCTNS with other pillars. ठीक है, तो यहाँ पर नोडल मतलब जो मेन एजेंसी है। ICJS, एक मिनट, NIC connects is nodal लिखेंगे, is nodal agency for implementation of ICJS. ICJS क्या करता है? Which connects police through CCTNS, जिससे कि FIR रजिस्टर होती है with other pillars। और वो अदर पिलर्स कौन से हैं? फोरेंसिक लैब्स, प्रोसिक्यूशन, जो केसेस चल रहे हैं, जेल्स, इन सब से कनेक्ट करती है, ठीक है, जेल्स एंड कोर्ट से कनेक्ट करती है। तो ये भी एक सिस्टम है, ठीक है। वाइल ट्रांजिशन टू द न्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ इज अ मैकेनिकल एक्सरसाइज, इट इज ई सक्ष्या विच इज मेकिंग अ बिग डिफरेंस। फीडबैक फ्रॉम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हु आर एट द हेल्म इन इम्प्लीमेंटिंग द न्यू लॉज इज इंपॉर्टेंट। तो ये कह रहे हैं फीडबैक लेनी चाहिए उनसे, तो उससे हमें पता चलेगा कितने ज़्यादा सही है और कितने नहीं। तो महाराष्ट्र में जो है 3 लैंग्वेज पॉलिसी लेकर आए थे, वो अभी ख़त्म कर दिया है। तो लिखेंगे महाराष्ट्र स्क्रैप्स न्यू 3 लैंग्वेज पॉलिसी। सो व्हाट इज 3 लैंग्वेज पॉलिसी? 3 लैंग्वेजेस यूज होती है, वो पॉलिसी स्क्रैप करें। महाराष्ट्र स्क्रैप्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ 3 लैंग्वेज पॉलिसी फॉर क्लासेस 1 to 5 इन द स्टेट गवर्नमेंट। किसके लिए लेकर आए थे? क्लासेस 1 to 5 के लिए 3 लैंग्वेज पॉलिसी लेकर आए थे, जिसको उन्होंने स्क्रैप कर दिया है, ठीक है ना। आफ्टर 2 months ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन थी इस डिसीजन के ऊपर, ठीक है, देयर वाज अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन। ऑपोजिशन के स्पेलिंग सही रखेंगे, एस डबल नहीं आएगा, सिंगल आएगा। तो यहाँ पर अब आगे क्या होगा? टू decide the future of the policy, the government set up an expert committee to be headed by Rajya Sabha member नरेंद्र जाधव। तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी जो स्टार्ट करी थी, जिसके अंदर हिंदी भी थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो 3 लैंग्वेज पॉलिसी पे ऑपोजिशन हुई, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने बोला कि अब देखते हैं क्या होता है। 3 लैंग्वेज पॉलिसी तो एक बार सस्पेंड कर दिया, ख़त्म, स्क्रैप ही कर दिया, ख़त्म कर दी है। बट ये जो है इनको बिठाया है कि बताओ अब आगे लैंग्वेजेस का कैसे क्या करना है। ये कहाँ पर हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 mandates that all students across the country must learn 3 languages in school। तो यहाँ पर NEP जो है, NEP 2020 mandates that all students across the country will learn 3 languages
इन स्कूल, ठीक है ना, कि 3 लैंग्वेजेस स्कूल में सीखेंगे ही, और वे कोई भी लैंग्वेज हो सकती हैं, ठीक है ना। नेप जो है, नेप जिसमें से 2 लोकल होनी चाहिए और एक बाहर की लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। तो नेप का स्टैंड्स फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई वो हमारी नेप कब आई, 2020 में। तो इसके अंदर फ्लेक्सिबल था 3 लैंग्वेज पॉलिसी में, जिसके अंदर कहा गया कि 1 फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है, और 2 इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। मिक्स ऑफ 2 इंडियन लैंग्वेजेस एंड 1 फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है ना। तो ये इन्होंने बोला, और वो 2 लैंग्वेजेस कोई भी हो सकती हैं, पर जो साउथ इंडियन स्टेट्स है उनको डर है कि हिंदी ना सिखा दें, ठीक है ना। महाराष्ट्र गवर्नमेंट अटेम्प्ट्स टू प्रायोरिटाइज हिंदी, तो यहाँ पर हिंदी, महाराष्ट्र में हिंदी कंपल्सरी करी गई थी, ठीक है ना। तो हिंदी कंपल्सरी करी गई थी, तो ये अब बैकफुट मतलब स्क्रैप कर दिया गया है। बट नेप क्या कहती है कि 1 फॉरेन लैंग्वेज सिखाओ आप बच्चे को और 2 इंडियन लैंग्वेजेस, जो कि कोई भी हो सकती हैं। फाइनेंस मिनिस्टर रिसेंटली इंट्रोड्यूस अ प्रपोजल इन पार्लियामेंट टू अलाउ टैक्स अथॉरिटी टू असेस इनकम टैक्स अंडर द इनकम टैक्स बिल 2025 एंड इंडिविजुअल्स वर्चुअल डिजिटल स्पेस, ठीक है ना। तो ये लिखेंगे फाइनेंस मिनिस्टर इंट्रोड्यूस्ड प्रपोजल। प्रपोजल क्या है कि चाह रहे हैं, हुआ नहीं है। प्रपोजल इन पार्लियामेंट टू अलाउ टैक्स अथॉरिटीज टू असेस अंडर द इनकम टैक्स बिल 2025 and individual's virtual space. Now what is an individual's virtual space? मतलब आपका व्हाट्सएप जो आपका ऑनलाइन डिजिटल सामान पड़ा है, चैट्स, ये सब चीज़ें वो असेस कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, सीजर पहले तो सर्च एंड सीजर सब कुछ कर सकते थे, बट अब डिजिटाइज हो गया सब चीज़ें। डिजिटल स्पेस जो है उसके अंदर उनके अकाउंट्स, असेसिंग सोशल मीडिया अकाउंट ऑल्सो एक्सपोजेस टू फ्रेंड्स, फैमिली, प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स थ्रू फोटोग्राफ्स एंड पोस्ट। द प्रपोज डेफिनेशन ऑफ वर्चुअल स्पेस इंक्लूड्स असेस टू ईमेल, ठीक है ना। तो वर्चुअल डिजिटल, यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट, प्रपोज्ड definition of virtual digital space। तो वर्चुअल डिजिटल स्पेस में ये क्या करेंगे, किस किस चीज को, इंक्लूड्स access to emails, digital application, platforms and more। तो ईमेल्स असेस कर पाएंगे अगर टैक्स इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो ये जो है, दिस इज अ प्रपोजल, दिस इज नॉट अभी पक्का। ईसीआई इज डी लिस्टिंग, ईसीआई इज इकोनॉमिक नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डी लिस्टिंग कर रही है पार्टीज की। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि कितनी पार्टीज को डी रजिस्टर किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज टेकन स्टेप्स टू डी लिस्ट 3, 4, 5, बहुत ईजी नंबर, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, 3, 4, 5 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, दैट इज RUPPS, ठीक है ना, RUPPS, दैट इज रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, RUPPS, ठीक है। अब RUPPS होती क्यों है और इनको डी रजिस्टर क्यों कर रहे हैं? दैट हैव नॉट, किनको डी रजिस्टर किया है? दैट हैव नॉट, ये फर्स्ट पॉइंट बनेगा, दैट हैव नॉट contested elections in the last 6 years and whose offices could not be physically located। जिन्होंने पिछले 6 सालों से इलेक्शंस नहीं लड़े हैं जिन पार्टीज में, या जिनके ऑफिसेस फिजिकली लोकेट नहीं कर पाए, ठीक है ना। अब यहाँ पर व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रजिस्टर्ड पार्टीज? रजिस्टर्ड पार्टीज का क्या कॉन्सेप्ट होता है,
ठीक है ना, एक पार्टी रजिस्टर्ड कब मानी जाती है और उसका फायदा क्या होता है। द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन इज अ फंडामेंटल राइट। इंडिया में आर्टिकल लिखेंगे, इंडिया में आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 1C क्या कहता है कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशन इज अ फंडामेंटल राइट। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन क्या है, एक फंडामेंटल राइट है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दी हुई है। वेरी गुड। तो पॉलिटिकल पार्टीज आर एन एसोसिएशन ऑफ बॉडीज ऑफ एसोसिएशन ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन बी फॉर्म बाय सिटीजन। ठीक है, सिटीजन्स फॉर्म कर सकते हैं। और कहाँ पे फॉर्म करते हैं, सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन ये क्या ले डाउन करते हैं, ये बताते हैं रिक्वायरमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ political party. Any political party that seeks register should submit a copy of memorandum or constitution within 30 days of the formation. Such a document should contain a provision that the party shall bear true faith and allegiance to the Constitution of India. It should also bear allegiance to the principles of socialism, secularism, democracy, uphold the sovereignty, unity and integrity of India. The ECI reviews the memorandum. तो यहाँ पर इनको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग देना होता है, कॉन्स्टिट्यूशन देनी होती है कि भाई हम इन ये मतलब हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है ना, और इनको जो बेसिक्स हमारे प्रीएम्बल में दिए हुए हैं, ठीक है ना, वो इनको फॉलो करने रहते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। बट इनके बेनिफिट्स क्या एंजॉय करते हैं रजिस्टर्ड पार्टी जो RUPPs होती हैं, उनके बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्या मज़े उनके होते हैं। एक तो उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता, टैक्स एग्जम्पशन होती है, इनको क्या होती है, टैक्स एग्जम्पशन होती है, ठीक है ना। कॉमन सिंबल होता है इनके पास, ठीक है ना, कॉमन सिंबल्स होते हैं, और इनके पास 20 स्टार कैंपेनर्स होते हैं। स्टार कैंपेनर्स की अपनी ही कुछ राइट्स होती हैं, क्योंकि हर कैंपेन जब पॉलिटिकल इलेक्शंस होते हैं तो हर कैंडिडेट को एक बजट दिया जाता है जिससे बाहर वो नहीं जाते। बट ये वाले जो चीज़ें, एक स्टार कैंपेनर जो है उसके लिए ये थोड़ा एडजस्ट किया जाता है। स्टार कैंपेनर मेनली जो मेन मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, ठीक है ना। तो रूप्स ये होते हैं। अब इनको इतना फ़ायदा मिल रहा है सबसे ज़्यादा कि टैक्स एग्जम्पशन मिल रहा है, तो इसका मिसयूज़ भी किया जाता है। वो मिसयूज़ होने से रोकने की वजह से ये डी रजिस्टर कर रहे हैं। वैसे तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर वाला केस था, ठीक है ना, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर का केस था 2002 के अंदर, उसके अंदर ये कहा गया था कि ECI does not have the power टू डी रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब ECI जो है वो रजिस्टर कर सकती है, बट वो पॉलिटिकल पार्टीज को डी रजिस्टर नहीं कर सकती, ये कहा गया था। तो ये बहुत ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसको ग्रीन पेन से इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे कि क्या ECI के पास, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो पार्टी को डी रजिस्टर कर सके, नहीं कर सकते, बट कुछ ओनली अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, ठीक है ना। मे डी रजिस्टर ओनली अंडर क्या, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर ही जो पॉलिटिकल पार्टी है ECI उसको डी रजिस्टर कर सकती है। और यहाँ पर 3, 4, 5 अब जिन को डी रजिस्टर किया है, द प्रेजेंट एक्सरसाइज हैज बीन आइडेंटिफाइड इन द प्रेजेंट एक्सरसाइज 345 रजिस्टर्ड पार्टीज that have not contested any elections since 2019 and could not be physically located. The ECI has directed the chief electoral officer of various states and union territories to issue show cause notice to their, तो यहाँ पर स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ ईच स्टेट को बोला गया कि आप इनको नोटिस इशू करें। दिस इज अ वेलकम स्टेप दैट वुड प्रिवेंट लेटर पैड पार्टीज।
एक्टिविटीज, मिस यूज ऑफ पावर्स, इनकम टैक्स एग्जम्पशन, फाइनेंशियल फ्रॉड्स के लिए जो यूज हो रहा है वो नहीं यूज कर पाएंगे। वाई डिड एक्सियम 4 28 आवर्स नीड 28 आवर्स टू रीच ISS? अब एक्सियम 4 के अंदर शुभांशु शुक्ला गए हैं, तो एक्सियम 4 का जो मिशन है जिसके अंदर ISS के पास दैट इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हमारे एस्ट्रोनॉट्स पहुंचाए गए हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से, वो कह रहे 28 आवर्स क्यों लग गए? क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप ये समझो कि दो लेन्स के अंदर यहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन चल रहा है ऑर्बिट में, और इधर इधर ये चल रहा है, और इसकी स्पीड जो है वो एकदम से मैच करवानी पड़ती है, उसको मैच करने में इतना टाइम लग जाता है। और फिर जो है वो क्या कह रहे हैं, टू रेस कार ऑन सेपरेट लेन्स ऑन द ऑफ द सेम ट्रैक रादर दैन एज अ कार ट्राइंग टू ड्राइव स्ट्रेट अप टू द स्पॉट। मतलब ऐसा नहीं है कि ये ISI है यहाँ से रॉकेट गया शू पहुंच गया, नहीं, वो उसके साथ साथ चलती है, स्पीड मेंटेन कर करा के उसके साथ ज्वाइन होती है। तो वो कह रहे हैं ऐसे जो है एक्सियम जो मिशन है वो होता है, ठीक है, मतलब स्पेस स्टेशन में जाते हैं। सारिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर माइनिंग रिवाइव करने की बात हुई तो कांग्रेस ने कहा कि भाई ये तो बहुत ही गलत काम है, ठीक है ना। कांग्रेस फ्लेज proposal to revive mining operations in सारिस्का टाइगर रिजर्व। तो सारिस्का टाइगर रिजर्व में माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट होने की बात हुई तो कांग्रेस कहती नहीं जी ये गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे सारिस्का टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पर है, राजस्थान में। अगेन अ वेरी वेरी मच आस्क्ड क्वेश्चन कि कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। एट ISS शुक्ला टेक्स अप एक्सपेरिमेंट ऑन स्केलेटन मसल डिग्रेडेशन इन स्पेस, ठीक है। शुक्ला spent time in life sciences glove box, that is LSG, working on myogenesis experiment। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है ये क्या है, स्टडी एम्स टू uncover the biological pathways behind skeleton muscle degradation in space। तो स्केलेटन मसल जो है, मटन नहीं मसल जो है वो डिग्रेडेशन होती है, और वो क्यों होती है क्या है इसको स्टडी करने का हिस्सा बने हैं शुभांशु शुक्ला। तो ये कर रहे हैं वो इंटेंसिव रिविजन ऑफ बिहार इलेक्टोरल रोल्स अंडर वे, ठीक है। रिविजन ऑफ बिहार इलेक्टोरल, इसको क्या बोल रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव, क्या बोल रहे हैं इसको, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ऑफ बिहार, जिसको सर बोल रहे हैं, सर ऑफ बिहार इलेक्टोरल रोल्स। व्हाट आर इलेक्टोरल रोल्स? जब वोट करने जाते हैं तो एक लिस्ट होती है, वो लिस्ट बहुत लोगों के पास होते हैं। आप वोट करने जाएंगे वो ऑफिसर भी लेके बैठा होगा, आप वोटिंग एंटर करेंगे तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के बूथ्स होंगे, उसमें बता देंगे अच्छा आपका नंबर ये है। अगर आपका इलेक्टोरल रोल में नाम है तभी आप वोट कर सकते हैं, अगर आपके पास वोटर ID है, आपका पास इलेक्टोरल रोल में नाम नहीं है, आप वोट नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब मतलब इसमें नाम होना तो वोटिंग राइट बनती है। तो स्पेशल इंटेंसिव एक्सरसाइज बिहार में हो रही है। क्या कर रहे हैं इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स लिखेंगे, प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स, आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स एस्टैब्लिशिंग द डेट एंड प्लेस ऑफ देयर बर्थ, ठीक है ना। उस डॉक्यूमेंट में क्या देखेंगे, इस्टेब्लिशिंग द डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ आपको इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ऑफ द स्टेट्स इलेक्टोरल बिगैन ऑन सैटरडे, तो यहाँ पर ये बिगिन हो चुका है। दोज बॉर्न आफ्टर, ये भी लिखेंगे, दोज बॉर्न आफ्टर 1987 will have to produce the documents of their parents too, ठीक है ना। जो 1987 के बाद पैदा हुए हैं,
ठीक है, उनको अपने पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने पड़ेंगे, प्रूव करना पड़ेगा पेरेंट्स यहीं के हैं। ठीक है, however guidelines released by election commission say that anyone whose name was not recorded on the 2003 electoral rolls must establish their eligibility। अगर 2003 के रोल्स में आपका नाम नहीं है तो इस्टेब्लिश करना पड़ेगा आपको कि भैया क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पर सर की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, कहाँ पर हुआ ये, क्या डिमांड कर रहे हैं, आपको प्रूव करना है डेट ऑफ बर्थ एंड योर डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ प्रूव करना होगा। ठीक है, ये बिहार में हो रहा है। दिल्ली इज ऑल सेट फॉर इट्स फर्स्ट आर्टिफिशियल रेनफॉल। Delhi first artificial rainfall। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को आर्टिफिशियल रेन को क्या बोलते हैं, क्लाउड सीडिंग। क्या बोलते हैं, क्लाउड सीडिंग। ठीक है, और ये कौन कर रहा है, ये आईआईटी कानपुर ने प्लान सबमिट किया है टू इंडियन meteorological department for technical coordination। तो इसका मतलब इसमें कौन इन्वॉल्व है, आईआईटी कानपुर। नकली बारिश, असली बारिश होगी बट नेचुरल तरीके से जब भगवान चाहे तब नहीं हो रही है, जब ह्यूमन चाहे तब हो रही है। ठीक है, टर्मरिक बोर्ड हेडक्वार्टर निजामाबाद में आ गया है। टर्मरिक बोर्ड हेडक्वार्टर निजामाबाद हैदराबाद में आ गया है। क्या बोला जा रहा है इसको, नेशनल टर्मरिक बोर्ड। निको टर्मरिक नहीं, कॉस्मेटिक। टर्मरिक मतलब हल्दी। ठीक है ना, इसका बोर्ड आ गया कहाँ पर, निजामाबाद हैदराबाद। ठीक है, वहाँ पे मंडी टाइप बना दी है। न्यू ड्राफ्ट ऑफ यूएस लॉ टू टैक्स रेमिटेंसेस डाइल्यूट्स अर्लियर रेट। ठीक है, न्यू ड्राफ्ट है, अगेन शायद ही वो ड्राफ्ट ऑफ यूएस लॉ टू टैक्स रेमिटेंसेस डाइल्यूट्स अर्लियर रेट्स। मतलब डाइल्यूट मतलब कम कर दिए रेट। रेमिटेंसेस क्या होता है, जब कोई बाहर की कंट्री से पैसा भेज रहा है। रेमिटेंस रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ मनी बाय अ फॉरेन वर्कर और अ मेंबर ऑफ डायस्पोरा कम्युनिटी टू देयर फैमिली। एक इंडियन यूएसए में बैठा है, अपनी फैमिली इंडिया में है, किसी को पैसे भेज रहा है, इसको क्या बोलेंगे, रेमिटेंस बोलेंगे। तो इसके अंदर इन्होंने कम कर दिया है टैक्स जो ले रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, वन बिग ब्यूटिफुल बिल एक्ट। क्या बोल रहे हैं, वन बिग ब्यूटिफुल बिल एक्ट। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, रिड्यूसेस टैक्स ऑन रेमिटेंस टू 1% फ्रॉम अर्लियर 3.5%। आगे चलेंगे, बिहार बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू वोट यूजिंग, बिहार becomes first state to vote using mobile app। बिहार फर्स्ट स्टेट बन गई है जिसने वोट किया है यूजिंग क्या, मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, जहाँ पर ओल्डर जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए। ठीक है, म्युनिसिपल बाईपोल्स में ये हुआ। म्युनिसिपल बाईपोल्स क्या होते हैं, जो दोबारा से पोल्स हुए, म्यूनसिपैलिटी के सारे पोल्स हो गए, फिर दोबारा से कुछ करने पड़े, कोई भी डेथ की वजह से कुछ लगा कि चीटिंग हो गई है, गलत हो गया कुछ उसमें। तो फ़ोन ऐप ये किसके लिए यूज़ करें, फैसिलिटी फॉर सीनियर सिटीजन्स या फिर जो हमारे डिसेबल्ड हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उनके लिए ये यूज़ किया गया। ठीक है ना, दिस इज़ फर्स्ट ई वोट। यहाँ पे मिसेस बिभा कुमार, उन्होंने कंट्री का फर्स्ट ई वोट दिया। ठीक है ना, गेव कंट्रीज फर्स्ट ई वोट, पहला ई वोट उन्होंने दिया, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है ना, तो ये जो है इन्होंने कौन सा ऐप बनाया है, ई सेक बिहार ऐप। ठीक है, और ये ऐप किसने डेवलप किया, डेवलप्ड बाय द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ
एडवांस्ड कंप्यूटिंग, दैट इज CDAC। ठीक है ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लिखकर स्टार मार्क कर लेंगे। उसके बाद रवांडा DR कॉन्गो साइन एन अग्रीमेंट इन US टू एंड फाइटिंग। तो यहाँ पर रवांडा और DR कॉन्गो साइन एन अग्रीमेंट इन USA टू एंड फाइटिंग एंड करने के लिए पीस अग्रीमेंट साइन किया है, pledging to pull back for guerrillas and US president boosting of securing mineral wealth. The agreement comes after M23 and ethnic Tutsi rebel forced to force। अब यहाँ पर M23 जो है वो कॉन्गो में बहुत धमाल मचा रहा है। M23 क्या है? एक एथनिक तुत्सी रिबेल फोर्स लिंक्ड, मतलब कहा जा रहा है कि उनके रिल्स लिंक है रवांडा के साथ, एंड स्प्रिंटेड अक्रॉस मिनरल रिच कॉन्गो। ठीक है, रवांडा हैज डिनाइड। अब M23 के साथ वो कह रहे हैं हमारा कोई वो नहीं है। उसके बाद एक और ग्रुप जो है, ठीक है ना, डिमांडेड एन एंड टू डेमोक्रेटिक forces for the liberation of Rwanda established by ethnic Hutus linked to massacres of Tutsis in 1994 Rwanda genocide। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि रवांडा वाले कह रहे हैं कि भैया तुम इसको, ये जो ग्रुप है ये आर्म्ड फोर्स वाला ग्रुप है, इसको खत्म करो। वैसे भी पीस डील किसके बीच में साइन हुई है? रवांडा और DR कॉन्गो के बीच में। ठीक है जी। उसके बाद थाउजेंड्स डिमांड थाईलैंड PM क्विट ओवर बॉर्डर डिस्प्यूट। Thousands of protesters rallied in Thai capital Bangkok on Saturday to demand the resignation of PM Paetongtarn Shinawatra, piling pressure on government to risk of collapse over a border dispute with neighboring Colombia। ठीक है ना, protests in Thailand over border dispute with कंबोडिया। मैंने कोलंबिया बोल दिया था, इट इज़ नॉट कोलंबिया, इट इज़ कंबोडिया। तो हमें यहाँ से पता चलता है थाईलैंड और कंबोडिया का टेरिटरी डिस्प्यूट है। PM कौन है? पाइटोंगटार्न शिनावत्रा। शीना तो बहुत लोगों का नाम होता है, बत्रा बहुत सारे होते हैं। ठीक है ना। द लेटेस्ट डिस्प्यूट स्टार्टेड विद skirmish बिटवीन थाईलैंड एंड कंबोडिया ओवर अ डिस्प्यूट पैच ऑफ टेरिटरी इन मे। थाई नेशनलिस्ट ग्रुप। तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है कहाँ पर प्रोटेस्ट हुई? थाईलैंड में। किस चीज़ के लिए? PM आस्किंग डिमांड PM टू क्विट। कह रहे हैं कि PM जो है वो क्विट करे। इनका बॉर्डर डिस्प्यूट किसके साथ है? कंबोडिया के साथ। उसके बाद ईरान होल्ड स्टेट फ्यूनरल फॉर टॉप ब्रास स्लेन इन इसराइल वॉर। इसराइल वॉर में इनके बहुत सारे टॉप लीडर्स जो हैं उनकी डेथ हुई है। अब्बास अरगन मॉर्निंग कॉफिंग ऑफ रेवोल्यूशनरी। कमांडर जो थे इनके हुसैन सलामी। ठीक है, कमांडर ऑफ ईरान आर्मी डाइड। उसके बाद एक्सकवेटिंग द पास्ट। अब यहाँ पर अगेन वही सेम किलाडी एक्सकवेशन वाला इशू आ गया है। ठीक है ना, वो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, रेपिटेशन है। पराडा वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई हमने कोल्हापुरी चप्पल से ही इंस्पिरेशन लिया और जल्द ही हम इन लोगों के साथ काम करेंगे। उसके बाद सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स पर्टिकुलरली अमोनियम सल्फेट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड एंड अमोनिया इन द एटमोसफियर रिस्पॉन्सिबल फॉर नियरली 1/3 ऑफ इंडियाज फाइन पार्टिकुलेट मैटर। तो यहाँ पर अब ये लिखेंगे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स
particularly ammonium sulfate that results from the reaction between sulfur dioxide, that is SO2, and ammonia, that is NH3, in the atmosphere are responsible for 1/3 of India's PM 2.5. Now, what is PM 2.5? Particulate matter 2.5. PM stands for particulate matter, कि इतना बारीक होता है कि ये आंखों को दिखता भी नहीं है और ये हमारी बॉडी में घुस जाता है और बहुत हार्म करता है। ये किसने बोला है? स्टडी फ्रॉम सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर सेट। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलेंगे। इंडिया इम्पोजेस लैंड सी पोर्ट कर्ब्स ऑन जूट फ्रॉम बांग्लादेश। ना तो लैंड से आ सकती है ना ही सी से आ सकती है, ये इन्होंने लगा दिया है। इंडिया हैज़ ऑर्डर जूट फ्रॉम बांग्लादेश विल नॉट बी अलाउड टू एंटर इंडिया थ्रू लैंड ports on India-Bangladesh border. A notification: jute from Bangladesh enjoys duty-free access in India, though India imposed anti-dumping duties on jute from Bangladesh. This was due to, अब यहाँ पे सब इंडिया इंडस्ट्री सफ़र करती है इसकी वजह से, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन्फॉर्मिंग दैट द रिस्ट्रिक्शन विल अप्लाई अक्रॉस लैंड एंड सी पोर्ट्स विद द एक्सेप्शन टू नहावा शेवा सी पोर्ट इन मुंबई। तो यहाँ पर अब इंडिया इम्पोजेस लैंड सी पोर्ट कर्ब्स, ना तो लैंड से और ना ही सी से, ऑन जूट फ्रॉम बांग्लादेश। बांग्लादेश से नहीं आ सकती है जूट, ठीक है ना। अब तुम कहोगे यार ये तो गलत बात है। अब देखो यार, ये जो है ना गोदी में जाके बैठ गए चाइना और पाकिस्तान की, जो हमारे अच्छे खासे दुश्मन है। तो अब हम कह रहे हैं कि जाओ भाड़ में, ठीक है ना। जूट फ्रॉम बांग्लादेश लिखेंगे, जूट फ्रॉम बांग्लादेश इंजॉयस ड्यूटी फ्री असेस टू इंडिया। तो हमारे यहाँ पे भी तो जूट बनती है, हमारे लोग बेचारे अपनी जूट सस्ते में बेचते होंगे या जो भी, उनको रेट नहीं मिलता हो, बट अब मिलेगा। Mazagon Dock Shipbuilders to buy controlling stake in Colombo Dockyard, ठीक है ना। इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड लिखेंगे, इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड Mazagon Dock Shipbuilders Limited announced decision to buy controlling stakes in Sri Lanka's Colombo Dockyard। डील कितने की है? डील याद रखना है, नंबर्स भी आने लग गए हैं। $52.9 मिलियन की डील है, फर्स्ट इंटरनेशनल वेंचर है। ठीक है। उसके बाद वेयर डज इंडिया लैग इन जेंडर मेट्रिक्स। अब यार ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ग्लोबल जेंडर इन गैप जो है उसमें इंडिया लैग कहाँ पे कर रहा है? वुमेन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंडिया में इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो 7 वेस्ट बंगाल रेजिडेंट्स हु वर पुश्ड टू बांग्लादेश बाय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑन सस्पिशन ऑफ बीइंग बांग्लादेशीज वर ब्रॉट बैक टू इंडिया आफ्टर इंटरवेंशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो डिपोर्टेशन चल रहा है, स्पेशली जब से पहलगाम वाला थिंग हुआ है कि जो बांग्लादेश से लोग इलीगली एंटर किए हैं इंडिया को, उनको बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर डिपोर्टेशन होता क्या? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिपोर्टेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे डिपोर्टेशन ऑफ बांग्लादेशीज, ठीक है। तो बांग्लादेशीज का हो रहा है डिपोर्टेशन इज अ legal process which involves detaining and
arresting a foreigner suspected to be living in India without documents or who has entered the country illegally, जिसने illegally country एंटर करी है, ठीक है ना, उनको बाहर निकाला, दैट इज डिपोर्टेशन. नाउ अंडर व्हाट लॉ डिपोर्टेशन इज टेकिंग प्लेस? सो इट इज द इमिग्रेंट्स एक्सपल्शन फ्रॉम असम एक्ट 1950. ठीक है ना. अब ये क्या है, तो आगे पढ़ेंगे हम. On June 9, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma said the state government was likely to enforce a 1950 law to identify and evict illegal foreigners. ठीक है. District commissioners are empowered to declare individuals as illegal immigrants. तो ये 1950 Act जो है वो आया था, ठीक है ना, at the time of partition. ठीक है, it was to cater to the, ठीक है ना, this law came amid communal disturbance and violence following the partition of India. जो partition of India हुई in 1947, ठीक है, उसके बाद जो वायलेंस हुआ, क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश में जो हुआ, क्रिएशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, नाउ बांग्लादेश, ठीक है, तो इन सबको बॉर्डरिंग स्टेट्स के लिए स्पेसिफिकली ये एक्ट लेकर आए. एंड स्पेसिफिक असम स्पेसिफिक प्रोविजंस थी बिकॉज असम में ज़्यादा लोग इलीगली आ रहे थे. तो यहाँ पर जून 9, 2025 CM of Assam said government likely, मतलब मोस्ट प्रोबेबली लाइकली टू इन्फोर्स 1950 एक्ट, और इसमें क्या करेंगे, जो इलीगली लोग एंटर करे हैं उनको बाहर निकालेंगे, राइट. तो ये बोला गया. उसके बाद व्हाट आर द लॉज फॉर फॉरेनर्स. इंडिया में क्या फॉरेनर्स के लॉज हैं. फाइनली लॉ आ गया है, पहले अलग अलग लॉ थे, ठीक है ना. तो अब जो लॉ आ गया है वो है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025, ठीक है ना. तो यहाँ पर जो है रिपील्ड ओल्ड लॉज, रिपील मतलब ओल्ड लॉज ख़त्म हो गए और जो नए लॉज है वो आ गए. और जो ओल्ड लॉज है वो कौन से हैं, वो ये सारे हैं. यहाँ से आपको नोट करना है, मैं बताती हूँ क्या नोट करना है. रेड से मार्क कर रही हूँ मैं. फॉरेनर्स एक्ट 1946, पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, द रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, इमिग्रेशन कैरियर्स लायबिलिटी एक्ट 2000. तो ये सारे जो हैं ये आप नोट कर लीजिए. एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. सो गाइज दैट्स इट. आई नो आई एम नॉट एबल टू डू अ वीडियो एवरी at 6 PM exact time, but we are able to do a video because there is a lot going on in my life, like health wise. My neck is not right, I'm not able to write with my right hand, but anyhow I'm writing. I hope you are able to understand my writing. Something or the other is always hayway abhi ke liye. I know a lot of people in the comments write अरे ये तो रोती रहती है, but if you want that, if you want that everything should be in place, then I think paid compilations के लिए आप जा सकते हो. वहाँ पर आपको एक ही बारे में सब कुछ मिल जाता है. ऐसा नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पर कंटिन्यू नहीं होगा, बट यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है और वहाँ पे आपको परफेक्टली सब कुछ मिल जाता है. जो पेड कंपाइलेशन है मंथली वो ₹300 में मिल रही है, तो यू कैन गो फॉर इट. इट इज़ अवेलेबल ऑन loggery.in. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. बाय बाय एंड टेक केयर.